जून 2018 की एक रात पाकिस्तान के वित्त मंत्री के फोन की स्क्रीन जली। आधी रात को वो उठाता है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी ने गले पर हाथ रख दिया हो। जब वो एक बात सुनते हैं, सर, हम ग्रे लिस्ट में हैं। उस रात पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने एक ऐसी मार खाई जो किसी बम की तरह था, और इस मार के पीछे था भारत का एक ऐसा खुफिया प्लान जो 30 साल में बनाया गया था, चुपचाप, बिना एक गोली चलाए। इस पूरी कहानी की जड़ें 1988 की नई दिल्ली में हैं। उस साल रॉ के एक बंद कमरे में एक रिपोर्ट आई जिसे लिखने वाले का नाम कहीं नहीं था। उस रिपोर्ट में एक बात बिल्कुल साफ लिखी थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार बम नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है भारत को अंदर से कमजोर करना। 1984 से पाकिस्तान भारत में नकली 500 और 1000 के नोट भेज रहा था, इतने साफ कि बैंक की मशीनें भी धोखा खा जाती थीं। उसी पैसे से उत्तर भारत में दंगे होते थे, कश्मीर में हथियार आते थे, लोकल नेताओं को खरीदा जाता था। नकली नोटों के साथ साथ ड्रग्स का पैसा और हवाला का नेटवर्क, तीनों मिलकर एक पूरी व्यवस्था बन चुकी थी। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर एक सवाल था कि क्या हम इसका जवाब दे सकते हैं। जिस अधिकारी ने वो रिपोर्ट पढ़ी, उसने फाइल बंद की और एक नोट लिखा, सिर्फ 3 शब्द, हमें जवाब देना होगा। उस नोट ने जो रास्ता खोला, उसी पर भारत अगले 30 साल चला। लेकिन जवाब कैसे दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था। पाकिस्तान एक फौजी मुल्क है, और अगर भारत मैदान में लड़े तो उसके पास भी जवाब तैयार है। दोनों देशों के पास परमाणु बम है, और सीधी जंग में भारत एक गलती की भी गुंजाइश नहीं रख सकता। तो भारत ने वो रास्ता चुना जिस पर पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ सकती थी। वो रास्ता था बैठकों का, दस्तावेजों का, और दुनिया के देशों से चुपचाप की गई बातचीत का। ये जंग बैठक कक्ष में लड़ी जाने वाली थी, और इसके लिए 5 काम एक एक करके किए गए। सबसे पहला काम था दुनिया की नजर में पाकिस्तान की असली तस्वीर पहुंचाना। 1990 का दशक था, सोवियत यूनियन टूट चुका था और अमेरिका सबसे ताकतवर देश बन चुका था। पाकिस्तान को लगता था कि अमेरिका से दोस्ती उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उसी दौर में रॉ के लोग चुपचाप वॉशिंगटन, लंदन, बर्लिन और पेरिस में काम कर रहे थे। वहां के नीति संस्थानों में, खुफिया एजेंसियों के लोगों के साथ, संसद सदस्यों के दफ्तरों में एक एक सबूत पहुंचाया जा रहा था, आतंकवाद का, पैसों का, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के असली काम का। वॉशिंगटन में उस दौर के एक भारतीय राजदूत ने एक अमेरिकी सांसद से एक डिनर पर मुलाकात की। कोई बड़ी बैठक नहीं। उस डिनर पर जो फाइल रखी गई, उसमें ISI का वो नेटवर्क था जो अफगानिस्तान में ड्रग के पैसे से चलता था। 3 महीने बाद उस सांसद ने अमेरिकी संसद में भाषण दिया, और उसके बाद पाकिस्तान पहली बार अमेरिका की उस लिस्ट में आया जिसमें वो देश होते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये छोटी सी जीत थी, और 30 साल की लड़ाई की पहली ईंट। इसी काम के साथ साथ एक और मोर्चे पर काम चल रहा था। हिंद उपमहाद्वीप देशों का एक साझा संगठन है जिसे सार्क कहते हैं। पाकिस्तान इस अखाड़े का खूब फायदा, हमेशा खुद को भारत के बराबर का देश दिखाता और व्यापार की बातें करता था, और दुनिया को यह भरोसा दिलाता था कि वो एक जिम्मेदार पड़ोसी है। आपको 2016 की बात तो याद होगी। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। 18 भारतीय जवान शहीद हुए, और उसके कुछ हफ्ते बाद सार्क का सम्मेलन इस्लामाबाद में होना तय था। भारत ने जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन ये सिर्फ भारत का अकेले का फैसला नहीं था। उसी दिन रॉ के रास्ते काबुल, ढाका और थिम्पू तक एक संदेश पहुंचा, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी जाने से मना कर दिया। पाकिस्तान अपनी ही मेजबानी में अकेला खड़ा था, और सम्मेलन रद्द करना पड़ा। उस दिन के बाद से सार्क की कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है। इस्लामाबाद में एक बड़े अधिकारी ने उस वक्त कहा था कि ये सिर्फ एक बैठक का रद्द होना नहीं था, ये हमारा वनवास था। इन सब के बाद जो तीसरा काम हुआ, वो सीधे पाकिस्तान की जेब में छेद करने वाला था। भारत ने पाकिस्तान को एक खास दर्जा दे रखा था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे से बहुत सस्ते दाम पर व्यापार कर सकते थे। इस रास्ते से पाकिस्तान हर साल करीब $500 करोड़ का माल भारत को बेचता था। फरवरी 2019 में पुलवामा पर हमला हुआ और 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। उसके अगले 17 घंटों के भीतर भारत ने वो व्यापारिक अधिकार वापस ले लिया और पाकिस्तान से आने वाले हर सामान पर 200% टैक्स लगा दिया। करोड़ों के सौदे रात भर में बेकार हो गए। लेकिन इस फैसले का असली नुकसान पैसों का नहीं था,
असली नुकसान था दुनिया के उन लोगों के मन में पैदा हुए उस डर का जो पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते थे। उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि आज व्यापार का रास्ता खुला है, कल बंद भी हो सकता है। और तभी उसी साल पाकिस्तान में नया विदेशी पैसा 40% से ज्यादा कमाया। और यहीं से वो सबसे बड़ी चाल शुरू होती है जो असल में पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली थी। दुनिया में एक संस्था है जिसे FATF कहते हैं और जिसका काम है ये देखना कि कोई देश आतंकियों को पैसे तो नहीं दे रहा, उनके लिए काम तो नहीं कर रहा। 30 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं और जिस देश का नाम इसकी चेतावनी वाली लिस्ट में आ जाए उस देश के साथ दुनिया के बड़े बैंक काम करने से कतराते हैं, कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है और विदेशी पैसा आना बंद हो जाता है। भारत ने 2011 में ये तय किया कि पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में डलवाना है, लेकिन इसके लिए चाहिए थे पक्के सबूत। और अगले 7 साल तक हर बड़ी बैठक में भारत एक एक नया सबूत लाता रहा। जैश-ए-मोहम्मद के बैंक खातों का, लश्कर-ए-तैयबा के हवाला नेटवर्क का और मुंबई हमले की फंडिंग का। जब 2018 में वो फाइल रखी गई जिसमें 162 पन्नों में सब कुछ दर्ज था, तो दुनिया के देशों के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा था। पाकिस्तान उस चेतावनी वाली लिस्ट में आ गया और असर सीधा दिखा। 3 महीने के भीतर विदेशी पैसा 30% कम हो गया और 6 महीने के भीतर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास जाना पड़ा और $6 अरब का कर्ज मांगना पड़ा। लेकिन उस कर्ज की कुछ शर्तें सख्त थीं। फिजूल के खर्चे बंद करो, सरकारी मदद हटाओ और टैक्स बढ़ाओ। मजबूरन पाकिस्तान की सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़े। इस्लामाबाद में पेट्रोल उस साल अपनी अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर पहुंचा और घर की जरूरत की चीजें जैसे गैस, बिजली सब एक साथ महंगे हो गए। 5वां काम अलग किस्म का था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पानी की संधि हुई थी जिसके तहत कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता था और पाकिस्तान की 80% खेती उसी पानी पर टिकी थी। 2016 के बाद भारत ने बस एक बयान दिया कि इस संधि की दोबारा जांच होनी चाहिए, बस इतना। इस एक बयान से पाकिस्तान के खेती से जुड़े बाजारों में हलचल मच गई, किसानों में डर फैल गया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले कि पानी रोकना सीधे जंग की घोषणा है। भारत ने पानी नहीं रोका, अब तक नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हर बड़े नेता और हर बड़े अफसर के दिमाग में एक डर हमेशा के लिए बैठ गया कि वो हाथ जो पानी के नल के पास खड़ा है वो कभी भी घुमाया जा सकता है। 2022 में पाकिस्तान उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां देश डूबने के करीब पहुंच जाते हैं। विदेशी मुद्रा इतनी कम बची थी कि सिर्फ 3 हफ्ते के लिए बाहर से सामान खरीदा जा सकता था। बाजार में दवाइयां नहीं थीं, कारखाने बंद हो रहे थे, पाकिस्तानी रुपया हर हफ्ते नई गिरावट छू रहा था। IMF के दरवाजे पर फिर दस्तक, फिर शर्तें, फिर कटौती, फिर महंगाई। पाकिस्तान के एक पूर्व वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अपनी गलतियों से बर्बाद हुए, लेकिन हमारे दुश्मन ने हर गलती को एक हथियार बना लिया। 1988 में उस बंद कमरे में जिस आदमी ने वो 3 शब्द लिखे थे, हमें जवाब देना होगा, उसका नाम आज किसी फाइल में नहीं है। उसे कोई इनाम नहीं मिला, कोई तस्वीर नहीं खींची, लेकिन जो जंग मैदान में नहीं लड़ी जाती, जो बिना एक गोली चलाए बैठकों में और कागजों में लड़ी जाती है, वो जंग उन्हीं जैसे लोगों की होती है। ये कहानी उन लोगों की है जो अंधेरे में काम करते हैं ताकि हम रोशनी में जी सकें। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात आई जब पासा पलटने वाला था, जब दुश्मन नहीं, वक्त खुद भारत के खिलाफ खड़ा था। उस रात भारत का यही दांव कश्मीर में उल्टा पड़ने वाला था। लेकिन उस रात रॉ ने जो चाल चली, वो चाल इस पूरी जंग की सबसे निर्णायक चाल थी। वो पूरी कहानी हमारे अगले वीडियो में होगी। वो वीडियो देखे बिना ये कहानी अधूरी है, क्योंकि उस एक रात ने ये तय किया कि आगे का खेल कैसे खेला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो जाए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।